घने जंगल में राजा विक्रम अपनी गर्भवती पत्नी रानी सौम्या के साथ खड़े थे। उनके साथ कुछ सैनिक और एक बूढ़ी औरत जो एक दाई भी थी, खड़ी थी। तभी रानी सौम्या की नजर जंगल के सामने एक रास्ते पर पड़ी। उस रास्ते पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। जंगल का पूरा रास्ता तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। यहाँ पर धुंध का नामो निशान नहीं है और वहाँ उस रास्ते पर धुंध छाई हुई है। राजा विक्रम ने उस रास्ते की ओर देखा और अपनी पत्नी रानी सौम्या से मुस्कुराते हुए बोले, वो मायावी जंगल का रास्ता है महारानी। वो बड़ा ही रहस्यमय है और वहाँ पर विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। तब तो हम उस जंगल को जरूर देखना चाहेंगे। आप तो जानते हैं कि हमें मायावी शब्द से कितना लगाव है। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, सैनिकों, चलो उस रास्ते पर चलते हैं। महाराज महाराज, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। देखिए महाराज, मेरा कहना मानिए तो उस जंगल के रास्ते पर मत जाइए। आगे मायावी जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ की विचित्र घटनाओं के बारे में। बरसों पहले आपकी माँ रानी रुक्मणी भी जिद करके उस जंगल में गई थी और आज तक कभी वापस नहीं आई हैं। महाराज, कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक विशाल, हजारों वर्षों पुराना मायावी पेड़ है। उस पेड़ के अंदर से विचित्र आवाजें आती हैं। कई लोगों ने बच्चों के रोने और औरतों के हंसने तक की आवाजें सुनी हैं। महाराज, क्षमा करिएगा, लेकिन वहाँ मत जाइए महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो उठे और सैनिकों से बोले, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब तुम हमें बताओगे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर की वजह से बाहर ना जाएं। हमें याद है जब हमारी माँ लापता हुई थी तब हम केवल 10 वर्ष के थे। उस बात को वर्षों बीत चुके हैं। हमारी गर्भवती पत्नी ने हमसे मायावी जंगल देखने की जिद की है तो हम हमारी महारानी की इच्छा सराखों पर रखते हुए उसे अवश्य पूरी करेंगे। राजा विक्रम की बात सुनकर सैनिकों ने सिर झुका लिया। राजा विक्रम अपनी पत्नी सौम्या, बूढ़ी औरत और सैनिकों को लेकर धुंध भरे रास्ते की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर बाद सभी एक विचित्र जंगल में खड़े थे। वहाँ चारों ओर कोहरा छाया था और ठंडी हवा बह रही थी। ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। देखो कितनी अच्छी धुंध फैली हुई है और यहाँ की ठंडी शुद्ध हवा कितनी अच्छी लग रही है। इतना कहते ही अचानक रानी सौम्या पेट पकड़कर बैठ गईं और दर्द से कराहने लगी। अरे 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 अरे, रानी सौम्या, क्या हो गया आपको? क्या बात है? क्या हो गया रानी? महाराज, रानी सौम्या को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। ये सुनकर राजा विक्रम घबरा गए। ओहो, ये क्या? अब हम क्या करें? हम तो महल से बहुत दूर हैं। तभी बूढ़ी औरत की नजर विशाल वृक्ष पर पड़ी जिसकी जटाएं जमीन को घेरे थीं। वो पेड़ इतना बड़ा था कि पूरे इलाके को घेर रहा था। महाराज, रानी सौम्या को उस घने वृक्ष तक ले जाइए। वहाँ मुझे और रानी सौम्या को कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी जटाएं बहुत घनी हैं। राजा विक्रम तुरंत अपनी पत्नी रानी सौम्या को उस वृक्ष के पास ले गए। अब आप थोड़ी दूर हट जाइए। राजा विक्रम सैनिकों को लेकर थोड़े आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद राजा विक्रम के कानों में नवजात शिशु कन्या के रोने की आवाज पड़ी। राजा विक्रम प्रसन्न हुए और सैनिकों से बोले, हाँ हाँ, लगता है कि हमारी महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तभी बूढ़ी औरत एक नवजात कन्या को लेकर बाहर आई और बोली, महाराज, बधाई हो, आपको पुत्री प्राप्त हुई है।
राजा विक्रम अपनी पुत्री को गोद में लेने ही वाले थे कि अचानक पेड़ से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और उनकी पुत्री को अपने अंदर खींच लिया। राजा विक्रम हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या, पेड़ के अंदर से विचित्र रोशनी निकली और हमारी पुत्री को खींच ले गई। हमारी पुत्री कहाँ है? पुत्री, पुत्री! महाराज, हमने आपसे मना किया था। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और पेड़ पर वार करने लगे। सुनो मेरी बात, पेड़ के अंदर जो कोई भी है हमारी पुत्री को वापस कर दे, अन्यथा हम इस वृक्ष को यही काट देंगे। राजा विक्रम ने पूरी ताकत से वार किए, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो थक कर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी पुत्री, मैं तो उसे गोद में भी उठा नहीं पाई। महाराज, आपको क्या लगता है यह पेड़ मायावी है? मायावी, इसे काटा नहीं जा सकता है। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी सौम्या, बूढ़ी औरत और सैनिकों को लेकर महल लौट आए। महल में राजा विक्रम को उदास और रानी सौम्या को रोता हुआ देखकर राजगुरु अचानक चौंक गए। हैं? क्या बात है महाराज, क्या हुआ? राजा विक्रम ने सारी घटना बताते हुए कहा। हमारी आंखों के सामने से उस वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें निकली और मेरी पुत्री को खींच कर वो पेड़ के अंदर ले गई। अरे बस 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 बस, आप चिंता मत कीजिए। आखिर उस वृक्ष का रहस्य क्या है? ठीक है, चलिए मैं एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान और यज्ञ करके ये सारी बातें पता लगाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। राजगुरु अपने कक्ष में चले गए और यज्ञ करने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन राजा विक्रम राजगुरु के कक्ष में पहुँचे। राजगुरु, हमारी पुत्री को गायब हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आप अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार उस मायावी पेड़ का रहस्य क्या है। महाराज, बात तो आपकी सही है, लेकिन हाँ, मैं केवल इतना पता लगा पाया हूँ कि उस मायावी वृक्ष के अंदर किसी बुरी शक्ति का शासन है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए महाराज। राजा विक्रम निराश होकर लौट गए और राजगुरु फिर से यज्ञ करने लगे। समय बीतता गया और देखते ही देखते इस घटना को 20 वर्ष हो गए, परंतु ना तो राजा विक्रम की पुत्री का कोई पता चला और ना ही मायावी वृक्ष का रहस्य खुला। राजा विक्रम की कहानी अब राज्य के हर व्यक्ति की जुबान पर थी। हरियापुर गांव का मुखिया चौपाल में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को यही कहानी सुना रहा था। बस बस मुखिया जी, बस ये सब बकवास करना आप बंद भी कर दीजिए। राजा विक्रम की ये कहानी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कैसे वो मायावी जंगल में गए और पेड़ से रंग बिरंगी किरणें निकलकर कैसे उनकी पुत्री को अंदर खींच ले गई। महाराज इंतजार करते रह गए, कुछ न कर पाए। अरे बार बार आखिरकार ये कहानी आप गांव में सुनाते ही क्यों हैं? ओ आदित्य, मैं ये कहानी गांव में इसलिए सुनाता हूँ ताकि गांव वाले सचेत रहें और भूल से भी उस मायावी जंगल में जाने की गलती ना करें, समझे? आपको इस पर ध्यान देने से कहीं ज्यादा आवश्यकता है कि आप इस ओर ध्यान दें कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है मुखिया जी। जमीन बंजर हो चुकी है। कई बार मैं स्वयं राजा विक्रम के महल गया हूँ मदद मांगने, लेकिन राजा विक्रम तो जैसे अब राजा रहे ही नहीं। वो अपनी पुत्री के वियोग में पागल हो चुके हैं, पागल। इस घटना को बताइए भला, 20 वर्ष हो चुके हैं। कब तक वो अपनी पुत्री की याद में खोए रहेंगे?
20 वर्ष बहुत होता है। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजा विक्रम को समझना चाहिए कि वो इस राज्य के राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। प्रजा भी राजा की संतान की तरह होती है। लेकिन क्या ही कहें, राजा विक्रम को अब प्रजा की कोई चिंता ही नहीं है। वो तो मस्त हैं अपने में। इतना कहकर आदित्य निराश होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर आदित्य की बहन राधा उसे देखकर बोली, क्या हुआ भैया, आपके चेहरे पर आज फिर उदासी क्यों है? अरे उदासी नहीं होगी तो और क्या होगा। अरे बहन, तेरे विवाह का समय नजदीक है। ऊपर से गांव में सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हमारे राज्य का राजा 20 वर्ष पहले लापता हुई अपनी पुत्री के वियोग में अब तक डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है पगला गया है राजा ही। अरे जिस राज्य का राजा ही पगला जाए, जनता क्या करेगी फिर? मेरे ऊपर तो ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, भंडार है मुसीबतों का। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। इतना कहते ही आदित्य की पत्नी आरती मुस्कुराते हुए वहां आई। हाथ पैर धो लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए। मैंने गरम गरम खाना बनाया है, खा लीजिए। मैं जानती हूँ खाली पेट आपको गुस्सा बहुत आता है। आरती की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराया और हाथ धोने चला गया। उधर राजा विक्रम बूढ़े हो चुके थे और वो अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी वहाँ राजगुरु पहुँचे। महाराज, इस घटना को 20 वर्ष बीत चुके हैं। अब आपको समझना चाहिए कि आपकी प्रजा दुख और सूखे की मार झेल रही है। आपको उन पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, अगर हमारा कोई पुत्र होता तो हम अपनी गद्दी उसे सौंप देते। हम किस बात के राजा हैं? बताइए राजगुरु, हम किस बात के राजा हैं? हम अपने इकलौती पुत्री को भी नहीं बचा पाए। अरे हम तो कहते हैं धिक्कार है ऐसे राजा पर। और आप भी राजगुरु, आप तो अपनी चमत्कारी शक्तियों का बड़ा दम भरा करते थे। अरे 20 साल हो गए, 20 साल। आज तक आप कुछ भी पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार उस मायावी पेड़ का रहस्य क्या है। महाराज धैर्य रखिए। मायावी पेड़ का रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसका रहस्य खुलेगा। कितना धैर्य रखूं? 20 वर्ष से धैर्य ही रखकर बैठा हुआ हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि अगले जन्म तक मैं धैर्य बनाए रखूं? बताइए। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन हरियापुर गांव का शंभू नाम का लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की मधुर आवाज टकराई। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद तुम बहुत ही थक जाते होंगे। शंभू जैसे ही पीछे पलटा तो एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी मिली। वो जंगल में घूम रही थी। अरे कौन हो तुम? मैं यहीं जंगल में रहती हूँ। पर पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम रहती कहाँ हो? मेरा घर वहीं है। शंभू ने देखा कि सामने एक रास्ता था जो मायावी जंगल का था। ओह, पर वहां से तो मायावी जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है। ये सारी दंत कथाएं हैं। मायावी जंगल जैसा कुछ नहीं होता। मैं तो बचपन से वहीं पर रहती आई हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर देख सकते हो। मेरे माँ बाप वहीं पर रहते हैं। शंभू गहरी सोच में डूब गया और उसने मन ही मन कहा, लड़की की बातों से लगता है कि वो सही कह रही है। क्यों ना एक बार इसके घर जाया जाए। भविष्य में अगर भूख प्यास लगी तो कम से कम एक ठिकाना बन जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलकर शंभू सुंदर लड़की से बोला, आओ। देखो ठीक है, चलो तुम्हारे घर घूम आते हैं। जब पास में है तो चलने में क्या दिक्कत है। चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाती हूँ। शंभू लड़की के साथ
जंगल की गहराई में चला गया। आसपास सन्नाटा पसरा था। बाप रे, यहाँ तो कोई झोपड़ी या घर है नहीं। सुंदर लड़की एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा करके बोली, मेरा घर उसके पीछे है। अचानक सुंदर लड़की ने शंभू का हाथ पकड़ लिया और उसे वृक्ष के निकट ले गई। अगले ही पल वृक्ष से तेज रोशनी निकल आई और सुंदर लड़की व शंभू वृक्ष के अंदर समा गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शाम के समय हरियापुर गांव की सीमा पर विमला नाम की स्त्री बैठी थी। तभी गांव का मुखिया आया। अरे विमला, तुम शाम के समय गांव की सीमा पर क्यों बैठी हो? आप तो जानते हैं मेरे पति शंभू लकड़हारे हैं। वो रोज शाम